अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त जो हैं वो खैरियत से होंगे। आज हम उन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो मेरे वाइवा में पूछे गए थे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 क्वेश्चन, सबसे पहले इसहाक भट्ट के पास में गया था। उन्होंने पहला क्वेश्चन ये किया कि आपकी एजुकेशन क्या है। मैंने अपनी एजुकेशन बताई, अपना थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करवाया, कहाँ कहाँ मैंने काम किया हुआ है उसका बताया। उसके बाद फैक्ट्री का बताया, किस फैक्ट्री में काम कर रहे हो। ये वाला उनका नंबर 1 क्वेश्चन था। नंबर 2 उनका क्वेश्चन था बॉयलर कौन सा है। मैंने कहा चेन ग्रेड बॉयलर है। इंजीनियर कौन सा है, पार्ट टाइम आता है या फुल टाइम आता है या आप नंबर चला रहे हो। तो इन सारी चीज़ों का मैंने 1 बाय 1 आंसर दे दिया कि मेरे पास ये वाला बॉयलर है, ये इंजीनियर साहब मेरे पास चल रहे हैं जो फर्स्ट क्लास बॉयलर इंजीनियर हैं और फुल टाइम आ रहे हैं। थर्ड वन उनका क्वेश्चन था कि बॉयलर एफिशिएंसी जो है क्या है और कैसे बढ़ाई जा सकती है। बॉयलर एफिशिएंसी बेसिकली होती है कि आप मिनिमम इनपुट पे मैक्सिमम आउटपुट जो है वो किस तरह ले सकते हो, यानी कि मिनिमम फ्यूल को इस्तेमाल करते हुए मैक्सिमम आउटपुट या स्टीम आप बॉयलर से किस तरह ले सकते हो। या सिंपल डायरेक्ट मेथड जो होता है उसमें आप बोलते हो आउटपुट बाई इनपुट मल्टीप्लाई बाई 100। ये है डायरेक्ट मेथड। एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में आप क्या करते हो, इनडायरेक्ट मेथड में जितने भी लॉसेस होते हैं उनको पहले कैलकुलेट कर रहे होते हो, चाहे वो एग्जॉस्ट के ज़रिए हो रहे हैं, चाहे जो है रेडिएशन के ज़रिए हो रहे हैं, जैसे भी जितने भी लॉसेज जो हैं उनको कैलकुलेट करके उसके बाद फाइनल जो है आप एनालाइजेशन के बाद जो है फाइनल आंसर देते हो कि ये हमारे बॉयलर की एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी बढ़ाई कैसे जा सकती है, या फ्यूल को मिनिमाइज या फ्यूल की कंजप्शन कैसे जो है वो कंट्रोल की जा सकती है या कम कैसे की जा सकती है। नंबर 1 पे बताया एयर प्री हीटर लगा के। एयर प्री हीटर लगाओगे तो जो नॉर्मल टेम्परेचर की एयर जा रही होती है उसका टेम्परेचर मज़ीद जो है वो बढ़ जाता है, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा आपकी ओवरऑल जो कंबस्चन है वो बेहतर हो जाएगी। ओवरऑल कंबस्चन बेहतर होने से क्या होगा, आपका अनबर्न कोल जो है जो ऐश में जा रहा होता है वो भी कम हो जाएगा। इससे ओवरऑल जो BTU है आपकी फ्यूल में वो ज़्यादा से ज़्यादा आप यूटिलाइज कर सकते हो। नंबर 2 पे है इकोनोमाइज़र लगाने से। इकोनोमाइज़र क्या होता है, इकोनोमाइज़र में 2 डिफरेंट टाइप्स के आप फ्लूइड इस्तेमाल कर रहे होते हो। एक तरफ से वाटर जो है वो इन हो रहा होता है और दूसरी तरफ से आउट हो रहा होता है। इसी तरह हॉट गैसेस जो एग्जॉस्ट जा रहे होते हैं जिनको आप फ्लू गैसेस भी बोलते हो, उनके साथ उनका इंटरेक्शन करवाया जाता है। अब इंटरेक्शन करवाया कैसे जाता है, उनके फ़्लो को भी जो है वो मद्देनज़र रखा जाता है कि उनका फ़्लो जो है वो पैरेलल रखना है, एंटी पैरेलल रखना है या क्रॉस रखना है। तो आप हमेशा इंडस्ट्री लाइन के अंदर देखोगे कि जितने भी हीट एक्सचेंजर लगे हुए हैं उनका फ़्लो जो है वो एंटी पैरेलल ही होगा, यानी कि दोनों एक सिमत में मूव नहीं कर रहे होंगे, दोनों मुखालिफ सिमत में मूव कर रहे होंगे। इस तरह आपकी जो ओवरऑल एनर्जी कंजप्शन है या एनर्जी गेट करने की सलाहियत है वो बढ़ जाती है, और सबसे ज़्यादा आप एंटी पैरेलल फ़्लो में ही एनर्जी गेट कर रहे होते हो दूसरे फ्लूइड से। नंबर 3 पे आ जाता है फीड वाटर टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से। फीड वाटर टेम्परेचर के डिफरेंट मेथड हैं जिससे आप इंक्रीज़ कर सकते हो। बाज़ दफ़ा तो जो टैंक होता है उसमें स्टीम लगा दी जाती है, लेकिन वो स्टीम तो आपके बॉयलर से आ रही है, उससे इतना जो है ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसी जो आपकी प्रोडक्शन है वहाँ से आप उसको यूटिलाइज़ कर रहे हो। इसका बेहतर हल होता है कि जो आपका कंडेंसेट आ रहा होता है, कंडेंसेट रिकवर अगर डाइंग यूनिट लगा हुआ है तो कंडेंसेट रिकवर आ रहा होता है, उसको आप सेव करते हो और उसको जो है उस जो फीड टैंक है उसमें दे देते हो। इस तरह आपका ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन जब वो मज़ीद इकोनोमाइज़र में से गुज़रता है तो मज़ीद उसका टेम्परेचर जो वाटर फीड वाटर होता है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब टेम्परेचर बढ़ने से किस परसेंटेज के हिसाब से आपके जो फ्यूल है उसकी जो बचत हो रही होगी, उसमें ये है कि 6 डिग्री C अगर आपके फीड वाटर का टेम्परेचर बढ़ता है तो आपका 1% फ्यूल जो है उसकी बचत हो रही होती है। नेक्स्ट चलते हैं, कहता है बाई कंट्रोलिंग द स्टैक टेम्परेचर। जो आपकी चिमनी का टेम्परेचर होता है उसको भी आप कंट्रोल करके चला रहे होते हो, यानी कि ना तो वो बहुत कम होता है, क्योंकि अगर
बहुत कम आ जाएगा तो आपका ड्यू पॉइंट अचीव हो जाएगा, जिससे आपकी चिमनी का मटेरियल जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए भी अलग से एक जो है जदीद टेक्नोलॉजी आई हुई है, जिसमें आप मज़ीद जो है डाउन करके या 90 डिग्री सी तक जो है अपना टेम्परेचर चला सकते हो। उसके बारे में भी बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मकसद है सिर्फ उन पॉइंट्स को बताने का जिसमें आपके बॉयलर की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ सकती है। बाई कंट्रोलिंग द स्टैक टेम्परेचर, आपकी चिमनी का जो टेम्परेचर है उसको भी कंट्रोल करके चला रहे होते हो, लेकिन ऑपरेटिंग कंडीशन के अंदर रहते हुए। ना तो बहुत ज़्यादा डाउन करना है, ना बहुत ज़्यादा हाई जो है, मतलब आपकी ओवरऑल जो एनर्जी है उसका ज़िया करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी बॉयलर की एफिशिएंसी में आ जाती हैं। 6th वन पे आ जाता है आपका कि आप फायर साइड को कितना क्लीन कर रहे हो। जो वाटर साइड और फायर साइड है, दोनों साइडों को आप क्लीन आउट करोगे, इससे भी आपके बॉयलर की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ रही होती है। उसके अलावा अगर बात करें तो रिड्यूस एक्सेस एयर, जो एयर जा रही होती है एफडी फैन के ज़रिए, उसको भी ऑपरेटिंग कंडीशन के अंदर रहते हुए चलाना है। ना तो बहुत ज़्यादा एयर देनी है और ना ही बहुत कम एयर देनी है कि आपका कोल जो है वो जले ना, या कोई और फ्यूल अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो उसकी बर्निंग ही अच्छी तरह ना हो सके। तो इसको भी कंट्रोलिंग ऑपरेटिंग पोजीशन पे रहते हुए आपने जो है एयर देनी है, बहुत ज़्यादा एयर नहीं देनी। उसको जब कंट्रोल करके चलाओगे तो आपकी ओवरऑल एनर्जी जो है वो इतनी ज़्यादा ज़ाया नहीं होगी। रिड्यूस कैरी ओवर, जो आपकी प्राइमिंग हो रही होती है स्टीम के साथ, वाटर की क्वांटिटी या ड्रॉपलेट, छोटे छोटे ड्रॉपलेट जा रहे होते हैं स्टीम के साथ, उनको भी आपने कंट्रोल करना है। वो एंटी प्राइमिंग पाइप के ज़रिए या बैफल प्लेट लगी होती हैं जो कि स्टॉप वाल के नीचे डायरेक्ट अटैच होती हैं। उससे क्या होता है कि जितने भी हैवी पार्टिकल जाके उससे टकराते हैं, तो हैवी पार्टिकल, क्योंकि स्टीम के पार्टिकल में एनर्जी ज़्यादा होती है, वो थोड़े हल्के हो जाते हैं क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। इसीलिए जो वाटर के पार्टिकल होते हैं या मॉलिक्यूल जो साथ जा रहे होते हैं, वो वेट में थोड़े हैवी होते हैं। जब उन प्लेट्स के साथ जाके या एंटी प्राइमिंग पाइप के साथ जाके टकराते हैं तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में दोबारा मूव कर जाते हैं। जो आपके स्टीम ट्रैप लगे हुए हैं उनको जो है सर्वे करके आप जो है बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो। मे बी वो अच्छी तरीके से काम ना कर रहे हों। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जिनसे आपके बॉयलर की एफिशिएंसी जो है उनको कंट्रोल किया जा सकता है, मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। ये सारे क्वेश्चन थे इसहाक भट्ट साहब के। इनमें वन मोर क्वेश्चन था, पीएच क्या है, इसके अप या डाउन होने से क्या हो सकता है। पीएच के ऊपर, टीडीएस के ऊपर कंप्लीट एक वीडियो भी पड़ी हुई है। पीएच होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन, सही है। ये आप 9.5 टू 10.5 तक जो है वो चला रहे होते हो। अगर बहुत ज़्यादा डाउन होती है तो आप एसडे की तरफ आओगे, अगर बहुत ज़्यादा हाई चली जाती है तो आप बेसिक की तरफ चले जाओगे। दोनों की लिमिट्स हैं, अगर उस लिमिट से बाहर जाके उसको चलाओगे तो उल्टा नुकसान होगा। अगर पीएच आपकी 13-14 तक चली जाती है तो कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट फिनोमिना होगा, जिससे आपकी मेटल जो है वो डैमेज हो रही होगी। इसी तरह अगर आप बहुत डाउन करके चलाते हो, जैसे 3-4 पे आपकी पीएच आ जाती है किसी वजह से, तो आप के बॉयलर में जो है पिटिंग फिनोमिना जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है, उससे भी आपकी ट्यूब्स जो हैं वो डैमेज हो रही होती हैं। ये पीएच का फिनोमिना है बॉयलर के अंदर रहते हुए। ये टोटल क्वेश्चन थे इसहाक भट्ट साहब के। नेक्स्ट उन्होंने कुछ देर के लिए बाहर बैठा दिया, फिर जो है नवाज़ चीमा साहब के पास भेज दिया। वो जो है वो बहुत कम क्वेश्चन करते हैं। अगर आप उनके क्वेश्चन क्लियर कर देते हो, 2-3 क्वेश्चन होते हैं उनके पास, अगर आप आंसर दे देते हो अच्छे से तो आप उधर उधर से क्लियर हो। अगर नहीं आंसर उनके दे पाते तो आप उनकी तरफ से फेल होते हो। तो उनका क्वेश्चन था हाई प्रेशर बॉयलर के क्या है, फ़ायदे बताएं। हाई प्रेशर बॉयलर होगा तो हाई लोड बेयर करने की सलाहियत रखेगा। इसी तरह वेपोरेशन भी हाई होगी क्योंकि फोर्स सर्कुलेशन हो रही होती है। कैपेसिटी हाई होगी क्योंकि ज़्यादा लोड जो है वो बेयर कर रहा होता है। इसी तरह रिक्वायर्ड लेस हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जो उसकी वेपोराइजेशन के लिए लेस हीट जो है उसकी भी रिक्वायरमेंट होगी। ये कुछ हाई प्रेशर बॉयलर के फ़ायदे हैं। आप मज़ीद जो हैं वो नेट से भी देख सकते हैं।
तो कुछ पॉइंट मतलब ये है कि आपको जो क्वेश्चन डिस्कस होते हैं उनके बारे में बताना है। ट्यूब्स को लगाने के तरीके बताएं। जो ट्यूब्स लग रही होती हैं आपके बॉयलर में, उसको लगाने के क्या तरीके होते हैं, उनको लगाने के तरीके होते हैं। आप एक्सपेंड करके जो ट्यूबों के एंड सिरे होते हैं, जो एंड पॉइंट होते हैं, उनको आप एक्सपेंड कर रहे होते हो और वो बिल्कुल फिट आ जाती हैं। उसकी जो ओवरऑल प्लेट होती है बॉयलर की, एक एक्सपेंड करके, दूसरा एम्बेडिंग के ज़रिए आप लगा रहे होते हो या वेल्डिंग करके आप लगा रहे होते हो। तो ये कुछ तरीके हैं जिनकी वजह से आप ट्यूब लगा रहे होते हो। ट्यूब अगर लीक हो जाती है तो उससे किस तरह पता चलेगा कि आपकी ट्यूब जो है वो लीकेज उसकी स्टार्ट हो गई है? क्योंकि आपके बॉयलर के अंदर प्रेशर होता है। जैसे ही ट्यूब की लीकेज स्टार्ट होगी किसी वजह से, तो होगा क्या कि एक अबनॉर्मल साउंड आपको आना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही अबनॉर्मल साउंड आएगा उससे आपको जो है पता चलेगा। अगर आपका बॉयलर बिल्कुल क्लोज़ होता ही नहीं है, मतलब 24 आवर जो है वो ऑपरेशन में ही रहता है, तो होगा क्या कि आपकी चिमनी से जो है वाइट कलर में जो है धुआं भी निकलना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कुछ अलामात हैं जिनकी वजह से आप जो है इंडिकेट कर सकते हो कि आपके बॉयलर की जो ट्यूब है वो लीकेज उसकी स्टार्ट होगी। उसके बाद आ जाते हैं इस्माइल आबद की तरफ। इस्माइल आबद साहब ने जो क्वेश्चन किया है, उन्होंने भी यही पूछा बॉयलर कौन सा है, फ्यूल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो, पर टन उसकी क्या कंजप्शन आ रही है। बॉयलर मैंने बताया चेन ग्रेड है, कोल इस्तेमाल कर रहे हैं या कॉर्न कॉब जिसको तुक्का भी बोलते हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। पर टन मैंने उनको बताया कंजप्शन, एक अगर आपके पास एक इम्पोर्टेड कोल आ रहा है तो उसकी कंजप्शन जो है वो 120 या 125 तक मैक्सिमम आ रही होती है, जो कि अच्छे कोल की है, जो इम्पोर्टेड कोल की है। अगर इम्पोर्टेड कोल नहीं है, दुक्की का कोल है, कोटा का कोल है या कोई और कोल है इम्पोर्टेड के अलावा, तो उसकी जो कंजप्शन है वो हाई होती जाएगी, 140 150 में भी 200 के लगभग भी चली जाए। क्योंकि उसकी जीसीबी भी कम होगी, उसमें जो है वीएम भी कम होंगे, जो उसमें ऐश क्वांटिटी है वो भी ज़्यादा होगी, तो इस वजह से उसकी ओवरऑल जो कंजप्शन है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। उनके अलावा उनके पास 2 बॉयलर सैंपल के तौर पर पड़े हुए थे, उनके बारे में उन्होंने पूछा। दोनों में ट्यूब्स ही नज़र आ रही थी। मुझे कहते ये कौन से बॉयलर हैं? मैंने कहा दोनों फायर्ड वाटर ट्यूब बॉयलर हैं। तो किस तरह इनको जो है ऑपरेशन में लिया जा सकता है? मैंने कहा सर इनके अगर स्टार्ट में आप एक फर्नेस लगा देते हो तो आप इसके ऊपर कोई भी जो फ्यूल है उसको डाल के जो है इनको ऑपरेशन में ले सकते हो, क्योंकि दोनों वाटर ट्यूब बॉयलर हैं। उसके अलावा उन्होंने CFBC बॉयलर की वर्किंग के बारे में पूछा। CFBC बॉयलर की वर्किंग के बारे में मैंने उनको कुछ बताया कि आप उसमें पल्वराइज कोल जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो उसकी फर्नेस होती है उसमें नोजल्स लगी होती हैं, एक ही साइज़ की मोर क्वांटिटी में जो है नोज़ल लगी होती हैं। होता क्या है कि उसमें सैंड को फिलअप करते हैं, स्पेशल किस्म की सैंड होती है, उससे उसको फिलअप करते हैं। उसके बाद जो है गैसीफाई कोला एक होता है, गैसीफाइड कोला, वो जो कोल है उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। स्टार्ट में तकरीबन 1-1.5 घंटा जो है वो उसी सैंड को हीट अप करने में लगाते हैं। जैसे ही वो सैंड हीट अप होती है फिर उसके ऊपर पल्वराइज कोल जो है उसको इस्तेमाल करते हुए बॉयलर को ऑपरेशन में ले लेते हैं। कहते सही हो गया। उसके बाद MCR और ECR, बॉयलर में MCR और ECR क्या होती है उसके बारे में पूछा। MCR होती है आपकी मैक्सिमम कंटिन्यूस रेटिंग और ECR होती है इकोनॉमिकल कंटिन्यूस रेटिंग। मज़ीद उसके बाद उन्होंने टर्न डाउन रेशो के बारे में पूछा। टर्न डाउन रेशो होती है फ्लो मीटर में मैक्सिमम आउटपुट फ्लो डिवाइडेड बाई फ्लो मीटर में मिनिमम फ्लो रेट। मैक्सिमम कितना आपका जा रहा है और मिनिमम कितना जा रहा है, इन दोनों की जो रेशो होती है उसको आप टर्न डाउन रेशो बोलते हो। कंडक्टिविटी के बारे में पूछा। मैंने कहा सर कंडक्टिविटी होती है कि किसी भी जो मटेरियल है उसमें से कितनी आपका जो करंट है वो पास आउट करता है, कि यूनिट टाइम के अंदर रहता है। यूनिट टाइम वो 1 सेकंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है या 1 घंटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
तो कहते हैं अगर ज़ीरो कंडक्टिविटी होगी तो क्या होगा, मैंने कहा करंट पास ही नहीं होगा, क्योंकि आपकी कंडक्टिविटी ज़ीरो है। जो मालिक्यूल करंट को गुजरने की पावर दे रहे होते हैं उनको जब आपने ज़ीरो कर देना तो करंट गुजरेगा ही नहीं। कहते हैं अगर बॉयलर की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आप क्या करोगे, कोई केमिकल इस्तेमाल करोगे। तो उसका आंसर था कि केमिकल इस्तेमाल नहीं करोगे, बल्कि उसका जो है वाटर को जो आपका बॉयलर है उसको ब्लो डाउन लगाओगे। कंटिन्यूस ब्लो डाउन या इंटरमीडिएट ब्लो डाउन लगा लो, उनकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं। वो लगा के आप उसकी कंडक्टिविटी जो है उसको मेंटेन करोगे। उसके बाद उनका क्वेश्चन था बॉयलर जो फीड केमिकल्स होते हैं वो कौन कौन से फीड करवा रहे हो आप लोग। उनमें नंबर 1 पे आ जाता है ट्राइसोडियम फास्फेट, उसके बाद सोडियम सल्फाइड आ जाता है, और कास्टिक आ जाता है। कास्टिक से ओवरऑल आपकी पीएच बढ़ रही होती है। सोडियम फास्फेट जो होता है वो प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो भी प्रोवाइड कर रहा होता है, जैसे हेमाटाइट लेयर है, मैग्नेटाइट लेयर है। ये सारी लेयर्स जो हैं वो मेटलर्जी को सेव करने के लिए जो है वो इस्तेमाल हो रही होती हैं। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि बॉयलर में जो ऑक्सीजन होती है उससे क्या नुकसान हो सकता है। मैंने कहा सर आपकी जो ट्यूब्स हैं, बॉयलर ट्यूब्स हैं, वो डैमेज हो सकती हैं, उनमें क्रैन हो सकती है। कहते हैं ऑक्सीजन को ख़त्म करने के तरीके कौन कौन से हैं। मैंने कहा सर 2 तरह से जो है ऑक्सीजन ख़त्म की जा सकती है। एक को मैकेनिकल डीएरेशन कहते हैं, दूसरे को केमिकल डीएरेशन कहते हैं। मैकेनिकल डीएरेशन में क्या करोगे, पानी ऊपर से शावर करवाओगे। जैसे पानी ऊपर से शावर करवाओगे नीचे से आप जो है उसमें स्टीम ऐड करोगे, और स्टीम जैसे ही डायरेक्ट कंटेक्ट करेगी आपके वाटर के साथ तो उसमें जो ऑक्सीजन होगी वो उसको जो है वो रिमूव कर देगी। ऑक्सीजन हो चाहे कार्बन हो या कोई और गैस हो, वो सब को जो है वो रिमूव कर देगी। दूसरा मैंने कहा सर तरीका है केमिकल डीएरेशन का। केमिकल डीएरेशन में डेहा यूज़ कर रहे होते हैं या R150 यूज़ कर रहे होते हैं, जिससे आपकी केमिकल जो है डीएरेशन हो रही होती है। केमिकल के ज़रिए ऑक्सीजन को जो है वो रिमूव किया जा रहा होता है। ये टोटल क्वेश्चन थे जो मेरे वाइवे के अंदर पूछे गए थे। लेकिन याद रखिएगा कि हर बच्चे से अलहदा क्वेश्चन जो हैं वो किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मेरे से क्वेश्चन किए गए वो सारे लड़कों से सेम जो हैं वो क्वेश्चन नहीं किए जाते। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपके साथ डिस्कस करने थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।